स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आप लोगों का। आशा है कि अच्छे से होंगे और पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। बच्चों, अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण क्लास 10 की जो है सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। तो यहाँ से ऐसा भी कुछ बच्चों में फील हो रहा है कि क्या मतलब है इतना मेहनत करने का। हाँ, जब परीक्षाएं कैंसिल ही होनी है तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग स्टडी करो तो परीक्षा देना है या एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन पढ़ लें, इस उद्देश्य से कभी भी आप लोग पढ़ाई अपनी स्टडी मत कीजिए। एजुकेशन आप जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसे इस वे में तो करना ही नहीं कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो मेरा जो है सही है, मैंने पढ़ लिया सारा। इस उद्देश्य से कभी भी बेटा पढ़ाई मत करो। आप हमेशा अपने कुछ एम लेकर चलो, उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो, ठीक है, और उसका सक्सेस आपको 100% मिलेगा, ठीक है। एक स्टोरी भी अभी आई थी, बहुत वायरल हुआ था कि एक गांव में सूखा पड़ गया और इंद्रदेव वहां पे, भगवान इंद्र उससे दुखी हो गए और बोले कि अब यहाँ पे 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। 12 ईयर्स तक बेटा बारिश होगी ही नहीं। जबकि कहानी है तो ये डिपेंड करता था उस समय मोस्टली रेन वाटर पे, जो भी एग्रीकल्चरल टर्म होते थे। तो जब ऐसा आया तो सभी किसान यहाँ से दुखी हो गए। वो लोग भगवान इंद्र के पास गए तो उन्होंने कहा, भाई मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया है कि शिव जी, भगवान शिव जी अपना डमरू 12 ईयर्स तक नहीं बजाएंगे, 12 वर्षों तक। तो जब तक वो डमरू नहीं बजाएंगे तब तक, जब तक वो डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होने वाली। और ये बात उन्होंने पहले से ही जाके उनसे कह दिया था कि अगर किसान आपके पास आते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा मैं 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। किसान फिर गए शिव जी के पास बड़ी अनुनय विनय के साथ, तो उन्होंने कहा, भाई मैं 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सभी किसान वापस आ गए। वापस आने के बाद यहाँ पे एक किसान उनमें से था, वो कंटिन्यू अपने खेतों में मेहनत करता रहा, कंटिन्यू मेहनत करता रहा, ठीक है। तो बगल वाले देख के सब लोग हंसते थे कि जब बारिश 12 वर्षों तक नहीं होगी तो ये पागल आदमी क्यों अपना जो है कंटिन्यू अपनी खेत को जोत रहा है, बो रहा है, बेकार में बीज भी बर्बाद कर रहा है, मेहनत भी बर्बाद कर रहा है, एनर्जी अपनी लॉस कर रहा है। तो उस किसान ने बच्चों जवाब दिया कि मैं 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कि इन 12 वर्षों में अगर मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, बीज बोना छोड़ दिया, खेत को जोतना छोड़ दिया, तो मैं कहीं भूल न जाऊं कि किस प्रकार से खेत जोता जाए। 12 वर्ष बाद जब बारिश होगी तो पता लगा किसी को आता ही नहीं कि बीज कैसे बोया जाए, खेत को कैसे जोता जाए, आता ही नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये बात माँ पार्वती भी सुनी। सुनते ही उनके मन में शंका हुआ कि कहीं हमारे भोलेनाथ भी 12 वर्षों में डमरू बजाना न भूल जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। वो जाके भोलेनाथ से बोली कि प्रभु आप 12 वर्षों में डमरू बजाना भूल गए तो ये चेक करने के लिए शिव जी गए और उन्होंने डमरू बजाया, बारिश हुई। अब देखो, जो जिस किसान ने मेहनत किया था, अपना खेत जोता था, उसकी फसल तैयार, बाकी लोगों ने तो काम किया ही नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोग स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एग्जाम होगा कि नहीं होगा इस पे डिपेंड मत रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एनसीईआरटी में तो सभी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, मैथमेटिक्स में जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, ये एक नंबर का सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ सर्टेन रूल। जो किसी निश्चित नियम को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन।
तो जो मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशंस हैं ये 3 टाइप्स के हैं। एक तो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोगों को पढ़ना है, अरिथमेटिक। सेकंड है जियोमेट्रिक और थर्ड है हार्मोनिक। ये 3 प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स which has equal difference between two consecutive terms। मतलब अगर दो सीक्वेंस के दो टर्म के बीच का, किन्हीं भी दो टर्म का, कहीं से भी डालो, अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगा अरिथमेटिक। जैसे हम इवन नंबर लिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव 2 4 6 8, इन सब के बीच का देखो, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसे छोड़ देते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। तो इस प्रकार का प्रोग्रेशन हमारा कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, ये नहीं कि 8 में से 4 माइनस करने पर भी 2 आएगा, नहीं, कॉन्जिक्यूटिव। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस is equal, then the sequence is known as is to be said that the sequence is in arithmetic progression। clear? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से देखो 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 8 में से 6 गया 2 आएगा। ये और जो डिफरेंस, सभी डिफरेंस इक्वल हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अरिथमेटिक टर्म प्रोग्रेशन अभी हम पढ़ाएंगे सारा फार्मूला, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही जियोमेट्रिक, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच हैज इक्वल, अब यहां डिफरेंस नहीं, इक्वल रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर हमारे किसी भी सीक्वेंस में दो लगातार टर्म का, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब दो लगातार टर्म्स का रेशियो इक्वल होता है, रेशियो फाइंड करना आपको आता है, अगर रेशियो इक्वल होता है तब हम बोल सकते हैं कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तब सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो अरिथमेटिक, रेशियो सेम आ रहा है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे 2 2 2 जा 4 कर दे रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 ऐसे। अब यहाँ पे देखो जो रेशियो आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, 4 को डिवाइड करो 2 से 2 आएगा, 8 को डिवाइड करो 4 से 2 आएगा, 16 को डिवाइड करो 8 से 2 आएगा। मतलब रेशियो इनका इक्वल आ रहा है। भाई 4 और 2 का रेशियो 4:2 ऐसे ही निकालेंगे ना, 4/2 = 2। ठीक है बेटा, ये 2 ही आया जरूरी नहीं है ऐसा मत समझना, ये भी है 1 3 9 27, ये भी है। सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के का रेशियो अगर निकालेंगे, चाहे 3 और 9 का निकालो, 9 7 का निकालो, 1 3 का निकालो, 3/1 यानी 3, 9/3 यानी 3, 27/9 यानी 3। ये होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक समझ में आ गया, जियोमेट्रिक समझ में आ गया। अरिथमेटिक में क्या होगा, डिफरेंस इक्वल होगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इक्वल होंगे। इसमें क्या इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
whose in which, ऐसे लिखो, in which the reciprocal of terms are in arithmetic progression. एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके सभी टर्म का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखेंगे, एक ऐसा टर्म जिसके सभी, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके सभी टर्म का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं 1/2, 1/4, 1/6, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अरिथमेटिक है तो 1/4 माइनस 1/2 और 1/6 माइनस 1/4 इक्वल नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा बेटा। अब इसका अगर रेसिप्रोकल लूं, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/4 का 4, 1/6 का 6। देखो ये कैसा है, विच इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एपी लिखते हैं 60। तो अगर ये एपी में है, इसके टर्म का रेसिप्रोकल एपी में है, तो सीक्वेंस कैसा कहलाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया। तो ये 3 प्रोग्रेशन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी, ज्योमेट्रिक को जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी। ठीक है, आगे हायर क्लास में आपको एक नया वो मिलेगा, रिलेशन है सब में। ठीक है, तो अभी की बात नहीं है ये, वो रिलेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये रिलेशन है। ठीक, इसकी जरूरत अभी नहीं है, जानते रहिए। ठीक है, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये एक सीक्वेंस है नंबर का, ऐसे नंबर का जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल। ठीक है, चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं बेटा हमेशा ए, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए। जो डिफरेंस सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में इक्वल होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसे डिनोट करते हैं डी से। और अरिथमेटिक टर्म का प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म देख लो, ये होगा ए, फिर अगला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कहां तक, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ठीक है, इसे लास्ट टर्म बोलते हैं, यही फार्मूला है an का, nth टर्म ऑफ एपी an। जैसे देखो सेकेंड टर्म तो a प्लस डी, थर्ड 3 में से 1 माइनस करो a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d, फिफ्थ a प्लस 4d, सिक्स्थ a प्लस 5d, सेवेंथ a प्लस 6d, ऐसे। ठीक है, यह होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म। तो अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जैसे फर्स्ट टर्म लिखना है तो a1 लिखते हैं उसे 1, a2 लिखना है a प्लस डी, 1 नहीं है a, a3 लिखना है a प्लस 2d, a4 लिखना है a प्लस 3d, ऐसे ही am लिखना है a प्लस, देखो सभी में फोर्थ टर्म था तो 3d हुआ, अब am लिखना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, आ गया समझ में, ये है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, आज एग्जांपल ही देखते हैं, अभी इसके फार्मूले पर भी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल 1 लिखा है फॉर एपी 3/2
3/2 कामा 1/2 -1/2 -3/2 एंड डॉट डॉट डॉट। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म बिल्कुल सिंपल है, ये पहले से दिया कि ये एपी में है, अभी ये भी आएगा, चेक करो एपी है कि नहीं। एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 3/2। साथ में पूछा कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लो। 1/2 में 3/2 माइनस करो, या -1/2 में 1/2 माइनस करो, या -3/2 में -1/2 माइनस करो, सभी इक्वल आएंगे अगर सीक्वेंस एपी में है। हम इसी से ले लेते हैं, d इज इक्वल टू 1/2 -3/2, ये 2 एलसीएम 1 -3/2, ये हो गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल -1, यानी d इज इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा। इसका फर्स्ट टर्म a 3/2, कॉमन डिफरेंस -1। क्लियर है। सेकंड बोला है विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स form AP if they form an AP, write the next two terms। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22 पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। एपी फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो पहले। a2 - a1 इज इक्वल टू 10 - 4 यानी 6। a3 - a2, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाले। a3 - a2 इज इक्वल टू 16 - 10 इज इक्वल टू 6। a4 - a3 इज इक्वल टू 22 - 16 इज इक्वल टू 6। यही है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो चाहो तो d1 d2 d3 लिख लो। सेकंड से फर्स्ट माइनस किया 6 आया, थर्ड से सेकंड माइनस किया 6 आया, फोर्थ से थर्ड माइनस किया 6 आया। ये कंडीशन बता रही है कि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। ठीक है। हियर वी हैव here a2 - a1 is equal to a3 - a2 is equal to a4 - a3। अच्छा, इतना लंबा लिखने से अच्छा है इसे d1 लिखें, इसे d2 लिखें, इसे d3 लिखें। ठीक है। here d1 is equal to d2 is equal to d3। अब इजी है, ठीक है, शॉर्ट हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो द गिवन sequence form an AP। ठीक है, AP फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो नेक्स्ट टू टर्म लिखना है। नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP। देखो ये 22 से आगे ये कॉमन डिफरेंस 6 बढ़ रहा है, तो 22 + 6 और दूसरा 22 + 2 × 6 हो जाएगा 28। ये कितना हो जाएगा 34। सही। नेक्स्ट टू टर्म्स ऐसे ही निकालेंगे, अदरवाइज आप इसे फर्स्ट टर्म मानो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चाहिए। a5 क्या होगा, a + 4d यानी 4 × 4 + 4 × 6, 4 6 या 24 और 4 करेंगे तब भी 28 आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चल सेकंड वन, 1 - 1 -3 -5। यहाँ पे d1 निकालो, -1 - 1 ये हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला भी लिखते जाओ। a2 - a1 इज इक्वल टू -1 - 1, ये हो गया -2। d2 इज इक्वल टू a3 - a2 यानी -3 माइनस फिर से -1, ये हो जाएगा -3 + 1 जो कि आएगा -2। d3 a4 - a3
-5 माइनस -3 इज इक्वल टू -5 + 3 यानी -2। तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। सो द गिवन सीक्वेंस, समझ में आ रहा है ना, इसमें से इसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे और यही होगा कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस देखो इक्वल है। सो द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। अब अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट टू टर्म्स लिखो, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में यही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, -5 प्लस -2 और -5 प्लस 2 इंटू -2। नेक्स्ट में 2 टाइम ये ऑर्डर होगा, -5 -2 कामा -5 -4 हो जाएगा -7 एंड -5 4 9। ठीक आ रहा है, आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड -2 2 फिर से -2, अरे -2 2 -2 फिर से 2 फिर से -2, यहाँ 1 2 3 बनेंगे। ठीक है, d1 इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 2 माइनस -2 2 प्लस 2 ये हो गया 4। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 ये हो जाएगा -2 -2 -4, ये 2 to 4 हो जाएगा बेटा, 4 एंड -4। अब देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, d1 d2 ही जब इक्वल नहीं हुए तो आगे डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी से क्लियर हो गया कि ये एपी में नहीं है। पता लगा निकालते जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये 4 आ रहा है, ये -4, सीधे यहीं से लिखो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। सो द गिवन सीक्वेंस does not form an AP। इसलिए ये AP फॉर्म ही नहीं कर रहा, तब इसके नेक्स्ट टू टर्म नहीं लिखने हैं, AP में जब होगा तब नेक्स्ट टर्म लिखने हैं। लास्ट वन फोर्थ, 1 1 1 1 1 1 2 2 2, अरे वाह, 2 2 2 3 3 3। ये चलो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 -1, ये 0 हो गया, 1 -1 0। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से तो लग रहा है कि ये AP में है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, d3 इज इक्वल टू हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 है 2 2 -1 इज इक्वल टू 1, यानी d1 इज नॉट इक्वल टू d3, या ऐसे लिख सकते हो d2 इज नॉट इक्वल टू d3। सो द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP, इसलिए AP फॉर्म नहीं कर रहा। देखो शुरू में d1 इज इक्वल टू d2 दिखा था, ऐसा मिलेगा आपको, लेकिन सभी डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए, तब दिया हुआ सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस एपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा आज का इसी पे। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे और सेम इसी टर्म से। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से। और नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे कैसे nth टर्म फाइंड करते हैं। अभी तो हम लोग एपी का बेसिक टर्म कंप्लीट करेंगे, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।